हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी लोग छोड़ देते हैं, थिंकिंग कि काफ़ी डिफ़िकल्ट है और वो नहीं कर पाएंगे और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा एक तो इसका कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ एक आईसीए का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और आपको रियलाइज़ होगा कि ये कॉन्सेप्ट ना कि सिर्फ ईजी है बल्कि इंटरेस्टिंग भी है। तो समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है? वर्ड का मतलब क्या है? वर्ड का मतलब है कि बॉन्ड को इम्यून करना। क्यों इम्यून करना है जी? इम्यून इसलिए करना है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एक फिक्स इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल पेंशन फंड्स हो गए या इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। इनको पता है कि मेरे को आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी। या हमें फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि मिस्टर ए है, उन्हीं को एक रिक्वायरमेंट है कि उनको 2 लाख रुपए आफ्टर 10 ईयर्स चाहिए। तो इनको पता है कि मेरे को इतना पैसा 10 ईयर्स के बाद चाहिए, तो ये इम्यून होना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कल के दिन मेरे पास 2 लाख से कम हो जब 10 साल के बाद मैं पहुंचूं। तो इसे ही करने के लिए कॉन्सेप्ट लाया गया है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का। तो बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया। अब बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के थ्रू हम करते क्या है? बॉन्ड इम्यूनाइजेशन के हम थ्रू ये करते हैं कि कोई हमारी नॉन लाइबिलिटी है आफ्टर या एट अ स्पेसिफिक टाइम होराइजन, उसको हम इम्यून कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो ये मिस्टर ए है, इनको जो 2 लाख रुपए चाहिए 10 साल के लिए, तो ये अपने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को इस तरीके से प्लान करेंगे कि जब 10 साल बाद ये जाएं तो इनके पास एटलीस्ट 2 लाख रुपए तो हो ही, टाइम पर हो और अमाउंट भी पूरा हो। इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टॉपिक का रेलेवेंस है। अब समझते हैं कि इम्यूनाइजेशन करना क्यों है, इम्यून क्यों करना है, क्या रिस्क है। अब भाई कोई रिस्क है इसके लिए ही इम्यून करना है? तो रिस्क क्या है? रिस्क है इंटरेस्ट रेट का रिस्क है। अब इंटरेस्ट रेट का रिस्क क्या होता है? इंटरेस्ट रिस्क का ये होता है कि क्या इंटरेस्ट ऊपर गया या नीचे गया तो मेरी बॉन्ड की वैल्यू का क्या होगा, अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे गया। साथ ही साथ एक और चीज़ आ जाती है री इन्वेस्टमेंट इनकम। अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट ऊपर गया नीचे गया तो री इन्वेस्टमेंट इनकम का क्या होगा। अब बॉन्ड वैल्यू तो आप जानते हैं। मान लीजिए मैंने एक ₹1000 का बॉन्ड खरीदा था ए लिमिटेड का, इसका कूपन था 7%, यानी कि हर साल 7% इंटरेस्ट देगा। तो इसकी वैल्यू का क्या होगा? अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली चीज़ समझाता हूँ कि मान लीजिए मार्केट का इंटरेस्ट रेट हो गया है 10%। अगर 1-2 साल बाद जब इसने बॉन्ड खरीदा, मिस्टर एक्स ने ये बॉन्ड खरीद लिया, उसके 1-2 साल बाद मार्केट का रेट हो गया 10%। अब क्या होगा इसकी बॉन्ड वैल्यू का? इसकी बॉन्ड वैल्यू जो है वो गिर जाएगी। क्यों गिर जाएगी? क्योंकि जब मार्केट में ऑलरेडी 10% वाले बॉन्ड्स अवेलेबल होंगे तो इसके 7% वाले बॉन्ड्स कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा इसके 7% वाले बॉन्ड्स, तो इसलिए इसका रेट गिर जाएगा। और दूसरी तरफ जो री इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसको जो 70 रुपये जो इसको मिलेंगे हर साल, उसको ये री इन्वेस्ट करेगा। और आई एम अज्यूमिंग कि वो इसमें री इन्वेस्ट नहीं करेगा, मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो उसको 10% इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो पहले 7% था तो उसको 7% मिल रहा था, बट अब उसको 10% मिलेगा। तो यानी कि हमने एक चीज़ समझ ली कि अगर मार्केट का इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो इससे क्या होता है? मेरे बॉन्ड की वैल्यू तो जाती है नीचे, लेकिन मेरी जो री इन्वेस्टमेंट इनकम है वो मेरी ऊपर चली जाती है। और इन्हीं दोनों का पूरा खेल है, हमें इसी को ही बैलेंस करना है, जिससे हम कर देते हैं इम्यूनाइजेशन, बॉन्ड का इम्यूनाइजेशन। और एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो आती है वो आती है ड्यूरेशन के बारे में। ड्यूरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि ड्यूरेशन कैसे एक रोल प्ले करती है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बैलेंसिंग वाला बताया, यही बेसिक कॉन्सेप्ट है इम्यूनाइजेशन टॉपिक का। अब ड्यूरेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें क्या करना है, हमें जो ड्यूरेशन है, किस चीज़ का ड्यूरेशन है? ऑफ बॉन्ड इन्वेस्टमेंट।
यानी कि हमारा जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का जो पैसा कब तक वापस आ जाएगा, उसको हमें किसके इक्वल करना है, उसको हमें इक्वल करना है अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के। इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होराइजन का मतलब होता है व्हेन वुड आई बी रिक्वायरिंग मनी, मुझे कब उस पैसे की ज़रूरत है। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में देखा, मिस्टर ए को कब रिक्वायरमेंट थी? 10 साल बाद। कितने की? 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, तो जो ड्यूरेशन है हमारे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट होराइजन से मैच होना चाहिए। यानी कि अगर मेरे को 10 साल बाद पैसे चाहिए तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड भी 10 साल ही होगा। साथ ही साथ एक और चीज़ समझिए कि हम मैकॉलेज ड्यूरेशन को यूज़ करते हैं जब भी हम बात करेंगे इसकी, जब भी हम बात करेंगे बॉन्ड इम्यूनाइजेशन की। और अब एक चीज़ समझिए इस कॉन्सेप्ट में, इस कॉन्सेप्ट में यूजुअली जब आप क्वेश्चंस देखेंगे उसमें क्या होगा, आपको मल्टीपल बॉन्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है। और इन बॉन्ड्स की ना, मान लीजिए ABC बॉन्ड्स हैं, इनकी ड्यूरेशन सबकी अलग अलग होगी, ड्यूरेशन 1, ड्यूरेशन 2, ड्यूरेशन 3। सो बेसिकली हमें क्वेश्चंस में यही करना होता है कि हमें इनका जो बॉन्ड का ड्यूरेशन है वो इस तरीके से हमें मैच करवाना होता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन है उससे कोइंसाइड कर जाए, उससे कोइंसाइड कर जाए हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन से। तो हम सिंपली इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका मिस्टर ए है, सो क्वेश्चन है इसका, मिस्टर ए विल नीड 1 लाख रुपीज़ आफ्टर 2 ईयर्स। सो 1 लाख रुपीज़ अमाउंट आपको पता चल गई, 2 ईयर्स। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन है, बिकॉज बंदे को इन्वेस्टमेंट वैल्यू पता है कितनी चाहिए और टाइम होराइजन पता है कितना कब चाहिए। तो अब क्या आगे क्या बोला है कि उसके पास बॉन्ड X और बॉन्ड Y है उसके पोर्टफोलियो में, साथ ही साथ बोल रहे हैं कि फेस वैल्यू 1000 है, इसका कूपन 7% है, इसका 8% है, दोनों ही एनुअली पे कर रहे हैं, और ईयर्स टू मैच्योरिटी 1 और 4, ये वो मैच्योरिटी उसका भी जो जितना बचा है वो दिया गया है। साथ में उनका करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है और दिया हुआ है करंट यील्ड। करंट यील्ड कुछ नहीं है, करंट यील्ड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हमें क्या करना है, एडवाइज मिस्टर ए वेदर ही शुड इन्वेस्ट ऑल हिज मनी इन वन टाइप ऑफ बॉन्ड, ही शुड बाय बोथ, सो इन विच क्वांटिटी। यानी कि क्या उसको सारा एक ही बॉन्ड में लेना है, और अगर दोनों में लेना है तो किस क्वांटिटी में लेना है। साथ ही साथ बोल रहा है एज्यूम दैट देयर विल बी नो कॉल रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क। ये तो एक अजम्पशन लेनी ही पड़ेगी चीज़ों को कॉन्स्टेंट रखने के लिए, तो दैट वाज नथिंग इंपॉर्टेंट इन दैट। तब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट कि कैसे करना है इसको सॉल्व। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें ड्यूरेशन करनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारा जो गोल है वो है ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड को कितना करना है, उसके इन्वेस्टमेंट होराइजन के बराबर। इन्वेस्टमेंट होराइजन उसका क्वेश्चन में दिया गया है 2 ईयर्स, सो 2 ईयर्स। सो बॉन्ड के ड्यूरेशन हमें कितना करना है, 2 ईयर्स, इसको मैच करना है, टू मैच, इसको मैच करवाना है। तो हमें बॉन्ड ऑफ ड्यूरेशन, सो हमें ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। सो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ ईयर 1, बॉन्ड की ड्यूरेशन 1 ही साल बची हुई है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 ही साल लिखा जाएगा, बाकी साल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो, कितना कैश फ्लो होने वाला है उससे। तो कैश फ्लो कितना होने वाला है, 1 लाख तो उसकी फेस वैल्यू जो हमें वापस मिलेगी, साथ ही साथ 7% इंटरेस्ट इस साल का जो 1 साल बचा हुआ है उसका मिलेगा। तो यानी कि 1000 + 70 इंटरेस्ट इज टू 1070, ये साल के एंड में हमें मिलेगा। साथ ही साथ हम लेंगे इसकी प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। अब ये 10% कहाँ से आया, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ से हमारा 10% आया। तो क्योंकि आज की डेट में निकाल रहे हैं हम आने वाले साल का, तो 1 साल का हमें
प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो हम इसको निकाल लेंगे वेरी इजीली कैलकुलेटर की मदद से, आएगा 0.909। अब हम कैश फ्लो एट प्रेजेंट वैल्यू अगर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके तो आएगा 972.63। ये हमारे टोटल कैश फ्लो आ गए एट प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि एक ही था तो इसको डायरेक्टली हमने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ हम लिखेंगे प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू, यानी कि बॉन्ड की वैल्यू का ये कितना प्रपोर्शन बना जाएगा। अब इसको प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टाइम करेंगे, ईयर्स। ये क्यों करते हैं, अभी जब हम बॉन्ड बी का निकालेंगे तब मैं आपको ये भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे 1 आ गया था तो यही आ जाएगा 1 × 1 = 1, यानी कि प्रपोर्शन कितना था बॉन्ड वैल्यू का, ये 1, क्योंकि पूरा का पूरा वैल्यू यही था, 100% यही था पूरा वैल्यू, और साथ ही में साल कितने थे, सिर्फ यहाँ पर 1 ही था, तो साल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1। तो बेसिकली हमारी जो ड्यूरेशन आई बॉन्ड ए की वो आ गई 1 ईयर। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया ईयर वाला तो अब रुकिए, मैं बॉन्ड बी में जब समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कितने साल बचे हैं इसके, 4 साल बचे हैं, तो लिख लेते हैं साल 1, 2, 3 एंड 4, 4 साल बचे हैं। कैश फ्लो लिख लेते हैं इसके, तो कितना कूपन था इसका था 8% कूपन 1000 रुपीज़ पे, तो 80 रुपीज़ आएंगे। तो आ गया यहाँ पर 80 रुपीज़ पहले साल में, 80 रुपीज़ दूसरे साल में, तीसरे साल में 80, और चौथे साल में कितने का बॉन्ड का फेस वैल्यू था 1000 का, तो 1000 + 80 1080। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10% ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भी 10% ही दिया गया है, तो हम प्रेजेंट वैल्यू के फैक्टर्स लिख लेंगे सिंपली, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। अब सिंपली कैश फ्लो एट पीवी कैलकुलेट करके लिख लेंगे, 72.72, 66.08, 60.08 एंड 737.64। अब आप समझिए कि प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू क्या है। ये क्या है मैं बताता हूँ। तो प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू क्या है कि जो जिस साल में, ईयर में जो आ रहा है कैश का इनफ्लो, वो ओवरऑल बॉन्ड वैल्यू जो हमको रिसीव होगी ओवर दी एंटायर लाइफ टाइम ऑफ बॉन्ड, उसका कितना वेट है ओवरऑल से। यानी कि अगर मुझे 1, 2, 3, 4 ऐसे मिलने वाले हैं, इनका टोटल कितना हो जाता है, इनका टोटल हो जाता है 10, तो यहाँ पर मेरे को 10% आ रहा है, यहाँ पर मेरे को 20% आ रहा है, यहाँ पर मेरे को 30% आ रहा है, यहाँ पर मेरे को 40% आ रहा है, जितना मेरे को ओवरऑल रिसीव होने वाला था बॉन्ड का उतना। ये निकालना ज़रूरी है क्योंकि हम ड्यूरेशन निकाल रहे हैं। ड्यूरेशन मतलब यहाँ मुझे 10% वापस आ गया है, यहाँ मुझे बॉन्ड का 20% वापस आ गया है, यहाँ मुझे 30% और यहाँ मुझे 40%। तो कब मुझे बॉन्ड की पूरी वैल्यू वापस आ जाएगी, ये वैल्यू निकालने के लिए प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू को निकाल रहे हैं। ये बेसिकली वेट निकालने के तरीका ही है, जैसे हम वेट निकालते हैं वही तरीके से प्रपोर्शन यहाँ पर लिख रहे हैं। कुछ नहीं है वेट का, ये वेट ही है, बस इसको हम प्रपोर्शन बोल रहे हैं। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल से तो आंसर आ जाएगा। तो टोटल करेंगे इसका 936.52, 936.52 इसको हम करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें टोटल से डिवाइड करना है। बेसिकली 72.72 डिवाइड बाय 936.52, इससे डिवाइड करना है। इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 0.077, 0.071, 0.064, 0.788। इनका टोटल 1 आना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपका आंसर करेक्ट है, क्योंकि जो परसेंटेज है सबका 100% हो जाना चाहिए टोटल मिला के। अब एक और चीज़ समझिए इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं,
प्रपोर्शन ऑफ बॉन्ड वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। अब आप सोचेंगे नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करने का लॉजिक मैं आपको यहां बता देता हूं, क्योंकि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो नंबर ऑफ ईयर से हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं ये बताते हैं आपको। नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई हम इसलिए करते हैं बिकॉज हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं ड्यूरेशन, एवरेज ड्यूरेशन। अब हम किसी भी चीज़ का अगर एवरेज निकालते हैं, अगर हम इन चारों नंबर का एवरेज निकालेंगे तो इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, डिवाइड बाय इनका टोटल कर देंगे। लेकिन यहाँ हम ड्यूरेशन निकाल रहे हैं, ड्यूरेशन का एवरेज निकाल रहे हैं। तो अब ड्यूरेशन का एवरेज अगर हम निकाल रहे हैं तो हमने वेट तो निकाल लिया, वेट 1, वेट 2, वेट 3, वेट 4, लेकिन इसमें ड्यूरेशन का जो कंपोनेंट है वो तो आया ही नहीं, तो हम एवरेज ड्यूरेशन कैसे निकाल देंगे। तो ड्यूरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ड्यूरेशन का जो कंपोनेंट है, उसको ऐड करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम नंबर ऑफ ईयर्स से। ये नंबर ऑफ ईयर्स से जब मल्टीप्लाई होगा तभी ये एवरेज ड्यूरेशन निकलेगा, नहीं तो ये एवरेज वेट ही निकल जाएगा अगर आप इसको ईयर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सो किसी भी चीज़ का एवरेज निकालने के लिए उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये ड्यूरेशन को हमें मल्टीप्लाई इसलिए करना होता है क्योंकि हम एवरेज ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर आप ड्यूरेशन कैलकुलेट करते हुए ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। So that is the reason for why we multiply the weights with the number of average, number of years. तो यहाँ पर हम multiply कर देंगे by the number of years. So इसको multiply करेंगे हम 1 से, इसको multiply करेंगे हम 2 से, इसको multiply करेंगे 3 से, और इसको multiply करेंगे हम 4 से। तो ये हमारा आ जाएगा duration. Very simple. आपने पूरा लॉजिकली समझा है कि हमने एक एक स्टेप क्यों किया है। आपको एक एक स्टेप का पता चल गया कि हम जो भी स्टेप कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसका मैंने आपको प्रॉपर रीज़न दे दिया कि हम क्यों कर रहे हैं। सो ड्यूरेशन आ जाएगी यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी इज इक्वल्स टू 3.563। अब आप समझिए कि ये ड्यूरेशन को कैसे हमें प्ले करना है। ये ड्यूरेशन ए, ये ड्यूरेशन बी, ड्यूरेशन ए है 1 ईयर, ड्यूरेशन 2 है इतना, और हमें चाहिए कितना 2 ईयर्स, हमें इतना चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं ना तो ये 2 ईयर्स है ना ये 2 ईयर्स है, तो स्टैंड अलोन तो हमारा काम होने से रहा। सो यहाँ पर लिखते हैं हम पहला कंक्लूजन, नो वी कैन नॉट इन्वेस्ट इन अ सिंगल बॉन्ड। हम सिंगल बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो इम्यूनाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ ईच बॉन्ड। अब हम प्रपोर्शंस कैलकुलेट करेंगे कि हमें कितना प्रपोर्शन किसका लेना है। कैसे करेंगे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड पोर्टफोलियो। बॉन्ड के पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन मैच होना है। तो ये हमें पता है 2 ईयर्स है। इधर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं, लेट एक्स बी दी परसेंटेज ऑफ बॉन्ड ए इन पोर्टफोलियो, ये हम मान लेते हैं। तो बॉन्ड बी प्रपोर्शन कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड ए इंटू प्रपोर्शन ऑफ ए प्लस ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड बी इंटू प्रपोर्शन बी, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखते हैं। सो यहाँ लिख लेते हैं 2 इज इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ ए कितना था 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय एक्स जो हमने भी अज्यूम किया है, प्लस ड्यूरेशन ऑफ बी कितना था 3.563 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स। सो 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस
3.563 माइनस 3.563x। इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली, x आ जाएगा हमारा 0.61। तो इन्वेस्टमेंट परसेंटेज इन बॉन्ड ए इज इक्वल्स टू 61%। और कितना इन्वेस्टमेंट था क्वेश्चन में, कितना था, 2 लाख था, सॉरी 1 लाख था, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था हमारे क्वेश्चन में, तो 1 लाख हम यहाँ लिख लेंगे। सो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए इज इक्वल्स टू 61,000। यानी कि जब हम फाइनली फिगर निकालेंगे 1 लाख रुपए की 2 साल बाद, तो वो 61,000 आनी चाहिए बॉन्ड ए से। और ऐसे ही हम निकालेंगे तो बॉन्ड बी की आ जाएगी, 1 लाख था माइनस 61,000 इज इक्वल्स टू 39,000। सो हमें 2 साल बाद आफ्टर 2 years जो 1 लाख रुपीस चाहिए ना, वो 61,000 तो बॉन्ड ए से आएंगे और 39,000 बॉन्ड बी से आएंगे। लेकिन हमें क्या बताना है, हमें तो कुछ और बताना है, हमें तो उसका इन्वेस्टमेंट बताना है आज की डेट में। ये तो हमने बता दिया कि कितना कितना % वो कंट्रीब्यूट करेंगे, तो अब उसे भी कर लेते हैं। कैसे करना है इसको हम सिंपली देखते हैं। तो 61,000 को आज की डेट में हम देखते हैं, तो 61,000 को हम 2 years बाद देख रहे हैं, यानी कि आज की डेट में एट प्रेजेंट पीवी इसकी निकालने के लिए हमें 2 years का फैक्टर लेना पड़ेगा, पीवी फैक्टर लेना पड़ेगा। तो 61,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% का था पीवी फैक्टर, 10% फॉर 2 years, ये हम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 0.826। सो बेसिकली आज हमें जितना इन्वेस्ट करना है वो है 50,000, वो है 50,386। इतना हमें आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड ए इज इक्वल्स टू 5386, 386 इतना अमाउंट हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इससे नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ बॉन्ड ए कितना लेना है। तो 50,386 डिवाइड बाय एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 972.73, तो 972.73 तो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, अराउंड 5180 इज इक्वल्स टू 52 बॉन्ड्स। तो ये हमने बॉन्ड ए निकाल लिया, हमारा इतना इन्वेस्ट करना है, इतने बॉन्ड्स लेने हैं, सिंपल। सिमिलरली बॉन्ड बी का भी कर लेंगे। तो 39,000 उसे आफ्टर 2 years चाहिए, तो एट प्रेजेंट निकाल लेंगे। एट प्रेजेंट कैसे आएगा, इज इक्वल्स टू 39,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 10% फॉर 2 years, क्योंकि इसमें भी 10% था और 2 साल और 2 साल के लिए इसमें भी इन्वेस्ट करना है। तो इसका आ जाएगा 39,000 मल्टीप्लाई बाय 0.826 इज इक्वल्स टू 32214। अब यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे हम। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड बी इज इक्वल्स टू 32214। अब अगर हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने चाहें तो नंबर ऑफ बॉन्ड बी इज इक्वल्स टू 32214 डिवाइड बाय एक बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 936.52 और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 34.40 इज इक्वल्स टू 34 बॉन्ड्स। एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस सिंपल क्वेश्चन। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, नथिंग टू फियर, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आई विल ट्राई, एक और क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, वो 12 मार्क्स के लिए आया भी था एग्जाम में, पास एग्जाम में। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। इन द मीनवाइल अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन है जो आपको डाउटफुल लगता है, जो आप चाहते हैं मैं सॉल्व करूं, यू कैन जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।